तो यहाँ पे ये लगता है कि आंदोलन जब यहाँ पे करना पड़ेगा तो मजबूती के साथ में आंदोलन होगा। अगला एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा, वो टोल का आंदोलन होगा। जो टोल 16-20 किलोमीटर पर लगा दिया, प्रशासन के कहने के बावजूद सब उसको गलत मानते हैं। यहाँ के एमपी एमएलए विधायक उसको गलत मानते हैं, सारे अधिकारी उसको गलत मानते हैं, और उसके बावजूद भी टोल यहाँ पे चालू है। जैसे आपातकालीन स्थिति होती है वो देश में लग चुका है, एक घोषित आपातकाल देश में है, वो सब मुल्बानी रूप से बता दिया जाता है। बहुत से आपने देखा होगा कि कोई अगर अपनी बात कहता है तो ईडी, पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन सब उसके घर पर पहुंच जाते हैं। किसानों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, ये बड़ा क्रांतिकारी जिला है ये, क्योंकि बहुत आंदोलन यहां से हुए हैं। एक रेलवे का एक आंदोलन था, भूमि अधिग्रहण का था, वहां पे पुल बनना था, तो बहुत सी लड़ाई यहाँ के पदाधिकारी लीडरों ने लड़ी है। कई बार उसमें आने का मौका मिला, और आज भी जिस तरह से लोग यहाँ पे 4 बजे तक बैठे हुए हैं और लोग गए नहीं, ये तो बहुत जगह देखते हैं कि लोग बीच में उठकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लगता है कि आंदोलन जब यहाँ पे करना पड़ेगा तो मजबूती के साथ में आंदोलन होगा। अगला एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा, वो टोल का आंदोलन होगा। जो टोल 16-20 किलोमीटर पर लगा दिया, प्रशासन के कहने के बावजूद सब उसको गलत मानते हैं। यहाँ के एमपी एमएलए विधायक उसको गलत मानते हैं, सारे अधिकारी उसको गलत मानते हैं, और उसके बावजूद भी टोल यहाँ पे चालू है। ये दिल्ली एनसीआर से बड़ा टोल नहीं है जो दिल्ली और नोएडा के बीच में लगता था। भारतीय किसान यूनियन ने उस टोल को भी हटवाने का काम किया था। जब जनता चाहेगी, गुड़गांव और दिल्ली के बीच में टोल लगता था, वो टोल भी वहां की जनता ने तोड़ देकर हटवाने का काम करा। तो प्रशासन को टाइम है कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले, उस टोल के दस्तावेज ले, जो स्टेट हाईवे के नॉर्म्स है उसको ले, नहीं तो जनता के लूट का अड्डा ये जनता फिर अपने आप हटाएगी। उसको कैसे हटाना है वो सब जानते हैं। 26 तारीख के बाद में इस पर कोई निर्णय लेंगे। जब तक 26 नवंबर तक सरकार के पास में टाइम है, आप इसको अपना काम कर लें, उसको हटाने का काम वहां से करें, नहीं तो टोल पूर्ण रूप से वहां से हटा जाएगा। उसमें 26 तारीख के बाद में जब टाइम रखेंगे, उसके बाद में कोई टोल वसूली वहां से नहीं होगी। हमने बहुत टोल फ्री करवाए हैं। दूसरा, यहाँ का धान का एक बड़ा इशू है। धान का एक बड़ा इशू यहाँ पे है, क्योंकि हमारा धान यहाँ का बिकता नहीं। आपका धान पता है कहाँ बिकता है? आपको जानकारी नहीं। आपके यहाँ पे मानसून में धान पैदा होता है, वो धान यहाँ नहीं बिकता। वो धान यहाँ के व्यापारी खरीदते हैं। रामपुर जिले में वो किसान के नाम से धान बिकता है, और अकेले रामपुर जिले में 200 करोड़ रुपए की चोरी भारतीय किसान यूनियन ने पकड़ी है उसकी। ये कहा था कि ये पूरा जो बिहार और इसकी बेल्ट है, इसमें उस धान की खेती होती है। रामपुर जिले में 1 किलो भी धान वो पैदा नहीं होता जो यहाँ होता है, लेकिन सस्ते में यहाँ से खरीद के और रामपुर जिले में किसानों के नाम को बेचा जाता है। 11,000 फर्जी किसान वहां पे बनाए गए, उनको फोन नंबर दिए गए, उससे ओटीपी आया, और उस ओटीपी के माध्यम से
किसान के नाम दर्ज हो गए, वो पूरा का पूरा धान आपका रामपुर में बिकता है। यहां से हजारों ट्रक बिहार और पूर्वांचल की जमीन से जाते हैं, जो धान और फसलें आप पैदा करते हो वो जाके पंजाब और हरियाणा में जाके बिकता है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, अगर ट्रक में किसी का माल जा रहा है तो ट्रक में सस्ता माल यहां से खरीद के, सस्ता माल की खरीद होती है और वहां पे महंगे बाजार के उस हाउस में बिकता है। जो सेलर हाउस है, जो गोदाम है उनके, और फिर वो सरकारों को दिया जाता है पीडीएफ के माध्यम से। ये सारा होता है क्योंकि बिहार के अंदर पिछले 2005 में मंडिया सिस्टम खत्म हो गया था। जो बाजार कमेटियां वहां पे थी वो खत्म हो गई थी वहां पे, और आज वहां के हालात यह है कि व्यापारी गांव में जाता है, अपनी तराजू अपनी गाड़ी लेकर जाता है, अपना भाव उसका होता है और सस्ते व्यवहार से फसलों की खरीद करता है। और आज इसी तरह से पूरे बिहार और पूर्वांचल से किसान प्लान कर रहे हैं। तो वहां पे भी बातचीत हुई कि उन मंडियों को बहाल करा जाए। एक आंदोलन आपका पड़ोस का स्टेट है, वहां पे भी एक बड़े आंदोलन की जरूरत होगी। बिहार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो वहां पे जब बड़ा आंदोलन होगा तो वहां पे भी यहाँ के किसानों की जरूरत होगी, जब भी वहां पे बिहार में आंदोलन हो। क्योंकि अब किसान को आंदोलन से ही किसान बच सकते हैं, किसी पॉलिटिकल सिस्टम से। किसान मजदूर देश का बचने वाला नहीं है, यहाँ का बचने वाला नहीं है। यहाँ का नौजवान, उसको भी आंदोलन का हिस्सा करना पड़ेगा, उसको भी हमको आंदोलन में भागीदारी उसकी भी लेनी पड़ेगी। जो मजदूर है, जो गांव में मजदूरी का काम करता है, हमारे खेत में काम करता है, उसका घर गांव में है लेकिन वो शहर में मजदूर और इंडस्ट्रीज में काम करता है, वो शहर का निर्माण दाता है, इस देश का निर्माण दाता है, उसकी भी हालात खराब है। हमें उसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार आप लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद से बाहर नहीं निकलने देगी। वे 20 और 80 की बात आपको कहती रहेगी। आप जिस दिन उससे बाहर निकल जाओगे, जिस दिन उससे बाहर निकल जाओगे, उसी दिन से आपके विकास का काम शुरू होगा, और नहीं तो आप वहीं उलझे रहोगे और ये पूरे देश को बेचकर चले जाएंगे। जिस तरह से गुजरात में पुल हादसा हुआ, किसी के प्रेस के माध्यम से नहीं बताया गया, क्योंकि प्रेस और मीडिया, ये हमारे जो लोकल के लोग हैं, ये जितनी खबर आपकी आई वो इतनी छाप देंगे। इनकी भी मजबूरी है, सिर्फ नौकरी करनी है। सारे चैनल हिंदुस्तान के बिक चुके हैं, कोई चैनल अब किसी मालिक का चैनल नहीं रहा। उसी की डायरेक्शन पे, जो भारत सरकार की डायरेक्शन होती है, उस पर चलने का काम करते हैं। इनकी कोई औकात नहीं कि आपकी पूरी की पूरी खबर को दिखा दें, उनको काट छाट करते हैं। और हमको सावधान रहना पड़ेगा। जो बड़े मीडिया हाउस है, अगर उन हाउसों को चलाना है तो सरकार की बात को मानना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे तो एक नेशनल मीडिया आ रहा है, नेशनल हाउस जो बनेगा, उसका नाम होगा नेशनल चैनल। उसी के माध्यम से सारे चैनलों को खबरें लेनी पड़ेगी। जैसे आपातकालीन स्थिति होती है, वो देश में लग जुट चुका है। एक घोषित आपातकाल देश में है, वो सब मुल्बानी रूप से बता दिया जाता है। बहुत से आपने देखे होंगे कि कोई अगर अपनी बात कहता है तो ईडी, पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन सब उसके घर पर पहुंच जाते हैं। किसी को रोकना पड़ता है उनका कि किसी मीटिंग में नहीं जाओगे, तो वहां का लोकल थानेदार उसके घर पर पहुंच जाएगा, उसको वास्ता देगा, या तो डर दिखाएगा, या अपनी जाति का या अपने क्षेत्र का वास्ता देगा कि आपको वहां पर नहीं जाना। बहुत बुरी हालात आज देश की हैं। ये गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। गुजरात में मॉडल का पता है, गुजरात की पुलिस भी प्राइवेट है। हमारे यहां भी बहुत से विभाग पुलिस के प्राइवेट हो चुके हैं, क्या किसी को पता है? पूरा देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आएगी, किसानों को मजदूर बना के, और वो लोकल स्तर पर छोटी छोटी नौकरियां करेंगे। बेरोजगारी फैलेगी, भुखमरी फैलेगी। आने वाले टाइम पे एक ही रास्ता बचता है, आंदोलन। कोई पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि विपक्ष तो अपने आप ही खत्म हो चुका है। इन्होंने विपक्ष के ऑफिसों में उनके पीए, उनके सेक्रेटरी सब अपने आरएसएस के लोग उसमें घुसा दिए।
देखो, एक यात्रा चल रही है, राहुल गांधी यात्रा लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से मोटिफाइड कर दिया कि चुनाव में आपको जाना ही नहीं। तो वे कौन लोग हैं? वे लोग वे हैं जो सत्ताधारी लोग हैं, विपक्ष में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मोहम्मद अली उनके घर तक घुस गए। और जब तक ये देश में आरएसएस की विचारधारा रहेगी, आपको बर्बादी की कगार पर रखेगा। किसान संगठन में भी उनकी दुष्ट प्रवृत्ति पड़ी हुई है। जैसे वे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ते हैं, ऐसे वे किसान संगठन को भी तोड़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि इनका आपस में विवाद कैसे होगा, इनके आपस में खिलाफ कैसे होंगे, क्योंकि तो तोड़-फोड़ की राजनीति करते हैं। उसको पूरा इनका काम चलता है। इनका जो आईटी सेल है, उसी पे पूरा काम करती है। आप इसी चीज से बच के आप विकास, अपने मुद्दे, आंदोलन, इन सब चीजों पे जो गांव के लोग हैं उस पर ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप नहीं पढ़ाओगे, इस तरह से पूरे स्कूल प्राइवेट होते जा रहे हैं। जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, हमारी यूनिवर्सिटियां थी, उनके फीस इतनी महंगी कर दी कि गरीब का बच्चा वहां पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि चाहते हैं कि देश अनपढ़ हो, देश कमजोर हो, देश में सिर्फ मजदूर पैदा हो, कोई इंजीनियर और ये पैदा ना हो। क्योंकि कुछ लोग इनके सिस्टम से निकल सकते हैं, लेकिन वो जाकर प्राइवेट स्कूल में अपना पूरा धन दौलत जो उसके बाप दादा ना कमाई, वो सब उसको वहां पर दे देंगे। एजुकेशन का भी हालात खराब होगी देश में। अभी बहुत से भारत सरकार कानून लेकर आ रही है। एक आएगा बीज विधेयक, बीज का एक कानून आएगा देश में। अभी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में वहां पर रखा हुआ है, पाइपलाइन में, कभी भी वो आ सकता है। देश में बीज के पुलिस स्टेशन बनेंगे। वो जो कानून आएगा, वे कंपनी वाले पुलिस स्टेशन में वहां पे कहते रहेंगे कि इस किसान ने मेरा बीज चुरा के बोया है। ये पुलिस को जानकारी नहीं कि बीज क्या है, कौन सा है, कहां सा है। ये शिकायत कर्तव्य सिद्ध जाएंगे और उसमें जुर्माना और सजा दोनों है। वो बीज कानून आने वाला है। दूध का एक कानून आने वाला है। उन्होंने कहा कि 22 रुपये लीटर तक हम गांव में दूध बेचते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। जिस दिन गांव में 22 रुपये लीटर कंपनी का दूध बिकेगा, तो हमारा पशुधन का क्या होगा? वो 4-5 साल में, 6 साल में, 10 साल में सब खत्म हो जाएगा। और फिर अपने रेट पे, मनमाने रेट पे बेचेंगे। वे बाहर की कंपनियां हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल, भारत सरकार ने जब वादा किया दिल्ली के 13 महीने के आंदोलन में, उन्होंने कहा कि अगर हम बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे तो हम आपसे सहमति लेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कोई ओपिनियन उसमें नहीं ली गई और बिजली अमेंडमेंट बिल आ चुका है। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो आने वाले टाइम पे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये बिजली अमेंडमेंट बिल है। अभी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड सरसों पे आ रहा है। क्या किसी किसान को पता है या किसी खाने वाले को पता है कि जिसको आप कड़वा तेल बोलते हो, कड़वा तेल आपका जहरीला तेल हो चुका है। अगर वो परमिशन यहाँ पे जो दी और उसके फिल्टर होकर वो आम किसानों के बीच में वो बीज आया, वो जहरीला आपका कड़वा तेल जो सरसों है वो जहरीली होगी, जिसको आप कड़वा तेल बोलते हो। किसी किसान को, किसी संगठन को नहीं पता, लेकिन हम पूरा विरोध उसका कर रहे हैं। उसके ना फिल्टाल होने देंगे। एक फिल्टाल उसका शाहजहांपुर में है और एक फिल्टाल उसका भरतपुर राजस्थान में है। हम पूरे दोनों फिल्टाल पे टाइम रखे उनको उखाड़ने का काम करेंगे। यहाँ की सरकार और एनआईयू के लोग यहाँ पे होंगे। हम इस जमीन पे हमने आज तक पिछले 25 साल से वे ट्रायल करने की वे कंपनियां कोशिश कर रही। एक बार गोरखपुर में फोराबाद पुलिस स्टेशन में उन्होंने वहां पे किसी गांव में ट्रायल किया था चावल के ऊपर। हमने उस चावल के ट्रायल को भी उखाड़ने का काम किया था। हमने करनाल के अंदर भी चावल का ट्रायल किया था, वो भी उखाड़ने का काम किया था। तो ये सरसों का ट्रायल और किसी भी वेजिटेबल्स, अनाज का या फल फ्रूट का कोई भी ट्रायल यहाँ पे जीएम पे देश में नहीं होगा। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भारत सरकार मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जो कंपनियां हैं, उनके आगे भारत सरकार और जो उसके मंत्री हैं वे पूर्ण रूप से नष्ट करते हैं।
आपको आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। जो हमारा देश का नौजवान साथी है उसको साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल में जब उसकी नौकरी से वो छूट कर वापसी आएगा तो पूरा क्रांतिकारी बनकर तैयार हो पाएगा। जब वो आएगा तो हमें नहीं पता कि घर तक आएगा या वो लाठीले के साथ में आएगा, हमें नहीं पता उसका क्या होगा, लेकिन वो आएगा जरूर। क्या 4 साल की कोई नौकरी होती है? उसका बाप रिटायरमेंट करी होगा, वो नौकरी पर होगा, उसका पिता घर पर होगा और वो कहेगा कि मेरा पोता रिटायरमेंट होकर घर पर आ गया, मैं उसकी दावत कर रहा हूं। इस तरह की सबसे पहले उन्होंने जो भर्ती मिलिट्री की वो मुजफ्फरनगर में करीब 20 दिन तक भर्ती चली, ये दिखाने के लिए कि भर्ती में बच्चे आ रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं, भर्ती में बच्चे आ रहे हैं। दुर्भाग्य है देश के। इस तरह की जब विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाह पैदा होंगे देश में, लेकिन उन तानाशाहों का मुकाबला करने के लिए जैसे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो वह लड़ाई किसान और मजदूर गांव के लोगों ने लड़ी। अब आपको जरूरत है एक बड़ी लड़ाई की, किसान और मजदूर इस लड़ाई की अगवानी करेंगे। देश में जो तानाशाह पैदा है इनका मुकाबला करने के लिए एक बड़े आंदोलन की फिर देश में जरूरत पड़ेगी। फिर उसी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी हमको, जो दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर चले थे 26 तारीख में। ये ट्रैक्टर का बेल लगाने का काम करते हैं। ये वैसे नहीं करते कि ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ ना, ये चाहते हैं कि एक्सीडेंट के माध्यम से ट्रैक्टर को बंद कर दिया जाए। बेलों के अंदर जो किसान अपना बैलगाड़ी और वो लेकर जाते हैं तो लंबी बीमारी के माध्यम से उसको बंद कर दिया जाए। हमने वो भी खोलने का काम करा और आज भी हमारे ट्रैक्टर सड़कों के ऊपर चले। 26 जनवरी को भी हमारा प्रोग्राम रहेगा। वे ट्रैक्टर कहां चलेंगे वो बताएंगे आपको नवंबर और दिसंबर में। आप अपने गांवों में कमेटियां बनाने का काम करें, सक्रिय मेंबर बनाने का काम करें। महिलाओं की पंचायत भी हमारी अलग अलग चलती है और जो ग्रीन सोल है इसको भी रखने का काम करें। जब आप अपने कपड़े बनवाओ या ना भी बनवाओ, उसकी सिलाई कुछ आपकी दुकान पर सजाकर 2 मीटर का गमछा लेकर अपने गले में डालने का काम करो। उधर पश्चिम में महिलाओं की पंचायतें शुरू हो चुकी है। 17 तारीख को भी जो सुपौली में बड़ी पंचायत होगी वो महिलाओं की पंचायत होगी। पुरुष सिर्फ पीछे बैठकर उनको देखने का काम करेंगे और बड़ी तादाद में वहां पर महिलाएं उसी क्षेत्र की आएंगी। तो यहाँ पे भी ग्रीन चुनरी, हरी चुनरी पंचायत यहाँ पे भी गांव-गांव में आप शुरू करें। ये हमारा 50% की भागीदारी ये महिलाएं हैं, इनकी हिस्सेदारी समाज में 50% है। हम इनको रेगुलेट नहीं कर सकते, इनको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इनसे सामाजिक जो इशू होंगे हमारे आंदोलन के साथ साथ हमारे सामाजिक मुद्दे भी हैं। हमारा बहुत सा इशू है, क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू देश में चल रहा है, हम पेड़ लगाने का काम भी करेंगे। हम आपस के झगड़े खत्म करने का काम भी करेंगे। हम दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या ऐसे विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। महिलाओं की बीमारी के स्वास्थ्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बीज संरक्षण का काम सबसे ज्यादा महिलाएं करती थी। हम इनको बीज जो अभी हमारे पुराने बीज बचे हुए हैं वो बीज कैसे संरक्षण रखते थे, क्योंकि आने वाले टाइम में बीज की बड़ी समस्या आने वाली है, उनको भी हम बचाने का काम करेंगे। वे अभी माताएं बहनें बुजुर्ग हमारे बीच में हैं जो सब चीजों का काम करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 26 तारीख को लखनऊ में आप ज्यादा बड़ी संख्या में, क्योंकि एक ही दिन का प्रोग्राम होगा, आप एक दिन अपना काम पहले कर लें और एक दिन बाद में कर लें। आप ज्यादा संख्या में आओ, ट्रैक्टर से आने की जरूरत नहीं वहां पे, आप ट्रेन से यहां से लखनऊ आए। एक दिन का प्रोग्राम है, अपना कुछ खाने पीने का भी लेकर आना साथ में, जो रास्ते में उसकी जरूरत आपको है वहां पे भी इंतजाम रहेंगे। और आपकी जो कमेटी है यहाँ पे, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे किया, अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सब लोगों का धन्यवाद, समस्त पुलिस स्टाफ का धन्यवाद। यहाँ पे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।